जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस का जो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट संख्या 66 लेके आया हूं। 66वां मॉक टेस्ट है ये। 65 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उनको जाके जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जीके में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन 1 क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, इसका कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान करता है। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। सही जवाब क्या होगा, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, 32, 21। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी नहीं होगी, मानव तस्करी को बैन करता है और साथ साथ जो एनफोर जो बलात्कार मतलब फोर्स लेबर है उसको आप बैन करता है। तो आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। साथ साथ मानव तस्करी का बंद किया गया है अनुच्छेद 23 के अनुसार। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में उल्लेख करता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो ऑप्शन 18 में कहा गया कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया है। दोस्तों टाइटल का अबोलिशन अनुच्छेद 18 में किया गया। अनुच्छेद 32 की बात करूं दोस्तों, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार ये कहाँ पे लिखा गया है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 21 की बात करें तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है, जीवन का अधिकार इसमें लिखा गया है। तो जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 का भाग है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 32 के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कौन से अनुच्छेद को कहा है। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल होती है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है, ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, आपसे पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में लिखा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी थी। दोस्तों भारत में पहली महिला जो तलवारबाजी करती है और जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया था, कौन थी। दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भवानी देवी। भवानी देवी ये भारत के इतिहास में पहली तलवारबाज एथलीट है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में हालांकि पदक नहीं जीत पाई लेकिन भारत को रिप्रेजेंट किया था, ये आप याद रखिएगा। भवानी देवी, ये आप फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल ये भवानी देवी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेना इस पे, इसको रट लेना बिल्कुल कि कौन भारत की पहली तलवारबाज एथलीट बनी थी, तो भवानी देवी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन की बात कर ली जाए, पीटी उषा। पीटी उषा अगर आपसे पूछा जाए कि पायोली एक्सप्रेस किसका उपनाम है। दोस्तों पीटी उषा का नाम है पायोली एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पायोली एक्सप्रेस भारत में किसे कहा गया। दोस्तों पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है और साथ साथ ट्रैक एंड फील्ड की रानी किसे कहा गया है। दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड की रानी, ट्रैक एंड फील्ड की रानी ये भी कहा जाता है पीटी उषा को। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि ट्रैक एंड फील्ड की रानी और पायोली एक्सप्रेस किसका उपनाम है, तो पीटी उषा का उपनाम है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे और बात करूँ पीटी उषा के बारे में, तो पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ है। अगर आपसे पूछे कि पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ, केरल में। और अगर आपसे पूछा जाए द गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है। दोस्तों गोल्डन गर्ल जो आत्मकथा है ये पीटी उषा की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों पीटी उषा का पूरा नाम है पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा। पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा, ये आप याद नाम, थक्के परम्बिल उषा, पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा, ये इनका पूरा नाम है। खैर कभी पूछे आपसे तो याद रखिएगा, इतना बड़ा नाम कैसे याद होगा। दोस्तों और बात कर ली जाए यहाँ पे, तो नेत्रा कुम्मानन। नेत्रा कुम्मानन ये कौन है। दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली नौका चालक बनी थी। नौकायान में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला कौन थी, तो नेत्रा कुम्मानन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों।
ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में प्रतिनिधित्व वो है आपकी भवानी देवी। दोस्तों बात करूं टोक्यो ओलंपिक की, तो भारत ने कितने पदक जीते थे? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पदक जीते थे 1 2 का 4, 1 2 का 4 मतलब टोटल 7 मेडल भारत ने जीते थे, ये आप याद रखिएगा। एक गोल्ड जीता था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, बाकी 2 आपके सिल्वर थे और 4 आपके कांस्य थे। टोटल हमने 7 पदक जीते थे, ये आप याद रखिएगा। और पीबी सिंधु भारत के इतिहास में एकमात्र महिला जिसने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, वो पीबी सिंधु है। क्लियर दोस्तों? तो ये भी आप याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक ये 7 पदक के साथ भारत पदक तालिका में, आप याद रखिएगा। सॉरी 24 पे नहीं, 48वें में भवानी देवी, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम था ये, क्वेश्चन आ सकता है आपके जीडी के एग्जाम में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया प्रश्न में? निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? कहने का मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं गोदावरी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है। और नासिक में कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक में होता है, त्र्यंबकेश्वर से, ये आप याद रखिएगा। नासिक कहाँ पर है दोस्तों? नासिक आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। तो गोदावरी नदी की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है गोदावरी की। गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, और ये लगभग 3.15 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 3.15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को सींचती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों गोदावरी से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना, एक तो बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा, ये किस नदी को कहा गया है? दोस्तों बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा कहा गया है, ये भी आप याद रखें। गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में एक बांध भी है, जायकवाड़ी बांध। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी बांध, ये भी आपको याद रखना है। और गोदावरी नदी पर ना आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि गोदावरी नदी पर एक बांध बना है आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है पोलावरम। तो पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर किस राज्य में बना? दोस्तों पोलावरम बांध जो बना ये आंध्र प्रदेश में बना है, और ये कहाँ कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। दोस्तों यहाँ पे बात कर ली जाए नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। और अमरकंटक किस राज्य से? मतलब मध्य प्रदेश से होता है, ये भी आप याद रखें। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत में, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जबलपुर में एक झरने का निर्माण भी करती है दोस्तों, और वो झरना है आपका धुआंधार। तो कभी आपसे पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से निकल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आफ्टर गोदावरी। कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी कृष्णा नदी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों आपसे एक पूछेगा कि अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? दोस्तों माटी कौन खाते थे? श्री कृष्ण खाते थे, तो आप याद रखिएगा कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे बात कर ली जाए महानदी के बारे में। छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और महानदी उड़ीसा में एक बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड बांध ये भारत में उड़ीसा में है, कौन सी नदी पर? महानदी पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, गोदावरी नदी का पूरा मैप है, किस तरह से यहाँ से नासिक से निकलती हुई ये आपकी बढ़ती रहती है, महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र में थोड़ा हिस्सा ये आपका आंध्र प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश से होती हुई ये पूरी आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, पूरा ये जो बेसिन है आपका वो गोदावरी नदी का बेसिन है। तो आपसे पूछा गया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी वो है आपकी गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से, ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भरतनाट्यम, ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से संबंधित है तंजौर बाला सरस्वती, याद रखिएगा। दोस्तों भरतनाट्यम किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो तमिलनाडु से।
भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है और भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम जो है इसका दूसरा नाम क्या है, दोस्तों भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है। और ये भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं सबसे पुराना है उसमें से। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, दोस्तों जवाब होगा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम। क्लियर है दोस्तों, याद रखना इसके बारे में, ये पूछ सकता है। तो ये है आपकी तंजौर की ये बाला सरस्वती, तो ये आपसे पूछा जाए कभी तो आप इसको याद रखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भरतनाट्यम, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ बिहू, बिहू असम का डांस है, असम का डांस है, ये भी आप याद रखना। ओडिसी की बात करूँ तो उड़ीसा में होता है और ओडिसी जो क्लासिकल डांस है इसके फाउंडर कौन है, पंकज चरण दास। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ओडिसी डांस के फाउंडर कौन है तो पंकज चरण दास। और मणिपुरी डांस के गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह को फाउंडर माना गया है मणिपुरी डांस का, ये भी आप याद रखना। भारत में कितने शास्त्रीय डांस हैं तो 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 8 डांस को क्लासिकल डांस का स्टेटस दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य में जो छोटी आंत है इसकी लंबाई औसतन कितनी होती है, तो जवाब होगा आपका 7 से 7.5 मीटर, 7 से 7.5 मीटर, लगभग लगभग कितना मान सकते हैं, 22 फीट मान सकते हैं आप, छोटी आंत। दोस्तों हमारे भोजन में जो फाइनल डाइजेशन होती है, अंतिम पाचन जो होता है हमारे खाने का, वो कहाँ होता है दोस्तों, हमारे खाने में अंतिम पाचन जो होता है ये होता है आपका छोटी आंत में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत के जो भाग होते हैं उनका नाम क्या है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम से आपसे पूछेगा कि छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं। दोस्तों डुडेनम, जेजुनम और इलियम, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ये जो है ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पार्ट होते हैं, ये आप याद रखना। सबसे नीचे का पार्ट इलियम होता है, सबसे ऊपरी पार्ट डुडेनम होता है। तो ये आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि फाइनल डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो छोटी आंत में होती है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो सही जवाब क्या होगा, छोटी आंत की लंबाई 7 से 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या होता है। दोस्तों बौद्ध वास्तुकला में चैत्य है, दोस्तों चैत्य को आप ऐसे समझे चिंतन, चिंतन करना। और चिंतन कब करेंगे, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी से विश करेंगे, प्रे करेंगे, तो सही जवाब होगा जो चैत्य होता है दोस्तों वो प्रार्थना कक्ष होता है। चैत्य क्या है दोस्तों, चैत्य प्रार्थना कक्ष होता है बौद्ध वास्तुकला में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के अवशेष क्या होते हैं, तो मतलब बौद्धों के अवशेष स्तूप, स्तूप क्या है, अवशेषों के ऊपर बनी हुई गुंबदाकार आकृति स्तूप कहलाती है। अच्छा, निवास को क्या बोलते हैं, विहार, विहार, बौद्ध धर्म, बौद्ध वास्तुकला में निवास स्थान को विहार बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको सारे बिंदु याद रखने हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि चैत्य भूमि भी तो है एक जगह, चैत्य भूमि ये क्या है, क्या बता सकते हैं चैत्य भूमि क्या है। दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो समाधि है इसका नाम क्या है। दोस्तों अम्बेडकर की समाधि का नाम है चैत्य भूमि, याद रखना दोस्तों। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अम्बेडकर की मृत्यु तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इनकी समाधि कहाँ बनाई गई, ये चैत्य भूमि कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा कि चैत्य भूमि कहाँ पर है। क्लियर दोस्तों, तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या होते हैं, प्रार्थना कक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष, सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। दोस्तों 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कब, 1887 मद्रास में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ये बम्बई में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था और पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस का जनक कौन माना गया दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे, तो ये भी आप याद रखना कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, वो थे जॉर्ज यूले, 1888 में बने थे इलाहाबाद अधिवेशन में, ये भी आप याद रखना।
और यहाँ पे लिखा गया दादा भाई नौरोजी। दोस्तों पहला अधिवेशन जो हुआ वो तो हुआ था आपका बम्बई में, दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था कलकत्ता में, और ये हुआ था आपका 1886 में। तो 1886 में जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। भारत का सबसे बुजुर्ग पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखें। दोस्तों एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो ये पारसी थे, पारसी व्यापारी थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा ये पारसी समुदाय से संबंधित हैं, वही पारसी जिनका नया साल नवरोज होता है ना, ये आपको पता होगा। तो दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। और दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत आती है दोस्तों, तो आपको इसमें याद रखना अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्हें मतलब इन्होंने 1892 में फिन्सबरी से चुनाव जीता था। फिन्सबरी ये ब्रिटेन में जगह है, फिन्सबरी से लिबरल पार्टी की ओर से चुने गए थे ये, लिबरल पार्टी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछेगा कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1892 में फिन्सबरी से चुनाव जीता था लिबरल पार्टी की ओर से, ये भी आप याद रखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दोस्तों कांग्रेस में 1940 से 1945 तक जो बागडोर संभाली वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संभाली। सबसे यंगेस्ट मतलब चेयरपर्सन है कांग्रेस के, और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इनके बारे में 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, दोस्तों 11 नवंबर को हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय एजुकेशन डे। और ये किसकी जयंती होती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है। और इनकी किताब भी है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ये आप याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, 1887 मद्रास अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। किस देश से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक है दोस्तों, जब ये भारत में आया तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। दोस्तों कालीकट बंदरगाह ये अरब सागर से सीमा लगती है इसकी, तो केरल में है ये कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचा तो वहाँ का राजा था जमोरिन, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कालीकट बंदरगाह पे जब वास्को डी गामा पहुंचा था तो इसका मतलब वेलकम किसने किया था? तो वो था जमोरिन, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से किस तरह से आया था। तो 1497 ईस्वी में इसने मतलब शुरू किया था, फिर 1 साल बाद इसने भारत की समुद्री यात्रा की। अरब सागर को पार करने में 27 दिन लगा दिए थे इसने। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से वरदान साबित था कि यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन स्टार्ट हो चुका था वास्को डी गामा के टाइम में। तो ये आप याद रखिएगा 1498 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों 1398, क्या आपको पता है क्या हुआ था 1398 में? तो आपको याद रखना 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, ये आप याद रखना 1398 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पर है? कोचीन में। वास्को डी गामा को कहाँ पर दफनाया गया? कोचीन में दफनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कबड्डी लीग सीजन 8, कबड्डी लीग सीजन 8 फाइनल में दिल्ली दबंग ने किस टीम को हराया था? तो दोस्तों कबड्डी जो सीजन हुआ था फाइनल सीजन 8 2000 पिछले साल हुआ था 21 में, तो ये किसने मतलब किसको हराया था? दिल्ली दबंग ने जीता था, और दिल्ली दबंग ने हराया था आपका पटना पायरेट को। पटना पायरेट को हराया गया था दिल्ली दबंग के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? अच्छा बात यहाँ पे हो रही है कबड्डी की। दोस्तों मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कबड्डी के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए तब। देखो पहले तो मैं बात करूँ कबड्डी के बारे में, तो कबड्डी अगर अंतर्राष्ट्रीय में बात करूँ तो कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय मैच में कितने अवधि होती है? दोस्तों कबड्डी के मैच की अवधि होती है 40 मिनट। 40 मिनट कैसे होती है? तो 20-20 मिनट के दो हाफ खेले जाते हैं इसमें, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, तो मैच की अवधि हो गई 40 मिनट। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रेडर को कितना समय दिया जाता है, रेड का समय कितना होता है, अगर आप
किसी दूसरे पाले में जाते हैं कबड्डी कबड्डी करते हुए, तो रेडर को जो समय मिलता है वो 30 सेकंड का मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका समय का बारे में। अगर आपसे पूछे कि कबड्डी की टीम में टोटल प्लेयर कितने होते हैं, कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, तो जवाब होगा दोस्तों 12। अब आप कहोगे सर अभी उससे पहले तो आपने 7 बताया था, बिल्कुल वो भी सही है। दोस्तों देखो कैसे, आप याद रखिएगा कबड्डी की टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं 12, 7 + 5, 7 + 5 मतलब क्या दोस्तों, देखो मैदान में जो खिलाड़ी आएंगे वो आएंगे 7, और आप कितने खिलाड़ी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो 5 खिलाड़ी को। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो बैठे रहते हैं वो 5 बैठे रहेंगे, लेकिन मैदान में जो खिलाड़ी आते हैं वो 7 खिलाड़ी आते हैं। तो कुल मिला के टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो कबड्डी की एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। मैदान में कितने उतरेंगे, 7 उतरेंगे, याद रखना मैदान में 7 उतरते हैं। क्लियर दोस्तों। अच्छा ये तो हो गया। और अगर आपसे पूछे कि किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और बांग्लादेश में कबड्डी को हुड्डू कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किस देश में कबड्डी को हुड्डू कहा गया, तो बांग्लादेश में कबड्डी को हुड्डू कहा गया, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का मुख्यालय भारत में है। और दोस्तों ये जो महासंघ है ये उस शहर में है जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है। सोचो किसको कहा जाता है, भारत का पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जवाब होगा जयपुर में। जयपुर को ही तो भारत का पेरिस कहा जाता है, तो जयपुर में। और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई, 2004 में हुई थी दोस्तों, याद रखना इसके बारे में। तो आपसे पूछा गया था कि 2021 में कबड्डी सीजन, जो सीजन 8 हुआ था उसको फाइनल में दिल्ली दबंग ने किसको हराया था, पटना पायरेट को हराया था। और अभी जो सीजन 9 हुआ ना, अभी जो सीजन 9 हुआ है, सीजन 9 हो चुका है, और सीजन 9 जो है वो पुनेरी पल्टन को हरा के जीता जयपुर पिंक पैंथर ने। सीजन 9 अभी जीत लिया है जयपुर पिंक पैंथर ने। जयपुर पिंक पैंथर ये किसकी टीम है, ये अभिषेक बच्चन की टीम थी। तो सीजन 9 हो चुका है आपका दिसंबर में, तो वो जीता था आपका जयपुर पिंक पैंथर ने, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन सीजन 8 का पूछा गया था, तो दिल्ली ने जीता था। तो ये आप देख सकते हैं पूरा दबंग दिल्ली ये लिखा हुआ है आपका, तो इन्होंने जीता था आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है दोस्तों मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम कृषि तो करते हैं लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। आपको इस खाली स्थान में भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा। दोस्तों मृदा रहित कृषि को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स हिंदी में इसे कहा जाता है जल संवर्धन। दोस्तों एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बिना मिट्टी के पौधे उगाते हैं। अच्छा कैसे उगाते हैं, दोस्तों देखो मिट्टी का काम क्या होता है, मिट्टी का काम होता है कि पौधे को पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। अगर आप वही जो पोषक तत्व मिट्टी से मिल रहे हैं उनको आप एक जलीय घोल में मिला के पौधे को उपलब्ध कराएं, तो इसे ही बोलेंगे अब हाइड्रोपोनिक्स। तो मिट्टी के बिना पौधे उगाना, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा होता है। तो ये पानी में रखा हुआ है पौधा है, देखो आपका यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसमें सारे पोषक तत्व जो मिट्टी से मिलते हैं वो पौधे को उपलब्ध कराए जाएंगे, और पौधे की जड़ें ये पानी में नीचे बढ़ती रहती हैं। जैसे आपका मनी प्लांट देखा होगा आपने, मनी प्लांट बोतल में आप रख देते होंगे कभी, तो वो हाइड्रोपोनिक्स ही आपका। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी के बिना कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों हम बात करें इस शब्द के बारे में, मिट्टी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मृदा दिवस कब होता है, विश्व मृदा दिवस कब होता है, दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और इसकी थीम क्या है 2022 में, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। सॉइल वेयर फूड बिगिंस, ये इसकी थीम रखी गई है। 2022 में जो मृदा दिवस होगा इसकी थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। और दोस्तों जो अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष ये 2015 घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कृषि। अगर आपसे पूछे कृषि हमारे संविधान की कौन सी सूची का विषय है, दोस्तों कृषि हमारे संविधान की राज्य सूची का विषय है, ये भी आप याद रखें। अभी कृषि बिल भी आए थे और उनकी संख्या याद रखना 3 थी। कृषि बिल कितने थे, 3। आपसे पूछा गया था कि मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोइर, मेमोरी में का मतलब था यादगार चीजें। तो दोस्तों आपको बताना है अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन में लिखा है मिताली राज, आलिया भट्ट,
और प्रियंका चोपड़ा, मैरी कॉम। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। जी गलत, ऑप्शन बी तो गलत, ये तो है ही नहीं सकता। दूसरा आपका प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा का नाम है? प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम है अनफिनिश्ड। यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं पूरा, ये प्रियंका चोपड़ा है और इनकी आत्मकथा का नाम है अनफिनिश्ड। प्रियंका चोपड़ा, खैर अब तो जोनास हो चुकी हैं ये, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मिताली राज। अगर आपसे पूछे मिताली राज, ये क्रिकेटर है भारत की और इनकी आत्मकथा का नाम है अनगार्डेड। मिताली राज की आत्मकथा का नाम है अनगार्डेड। मैरी कॉम लिखा गया है, मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। मैरी कॉम मणिपुर की मुक्केबाज हैं, बहुत महान मुक्केबाजी का करियर रहा इनका। तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है, अनगार्डेड मिताली राज की आत्मकथा है और अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। अब बची आपकी आलिया भट्ट। अब इनकी आत्मकथा क्या होगी ये हमको नहीं पता। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक अपने पद पर रहता है? अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक सेवा देता है? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी सेवा देता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, ये आप याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ आपकी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत के इतिहास में पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति वो है अपनी द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और सी इज़ द सेकंड एवर वुमेन प्रेसिडेंट, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल। और दूसरी राष्ट्रपति कौन है महिलाओं में? तो वो बनी है आपकी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू कौन से आदिवासी समुदाय संबंधित है? संथाल इनकी जनजाति है, ये भी आप याद रखिएगा। और इनका जन्म जो हुआ दोस्तों वो हुआ है मयूरभंज में, उड़ीसा का शहर है मयूरभंज जिले में जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का, याद रखिएगा। दोस्तों कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? दोस्तों यहाँ आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। किसको हराया इन्होंने अपने चुनाव में? जसवंत सिन्हा को इन्होंने हराया है, जसवंत सिन्हा को हराया था, ये भी आप याद रखिएगा। जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो जसवंत सिन्हा है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भी होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग पादप जगत का उभयचर कहलाता है? दोस्तों एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा गया है? तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है ब्रायोफाइटा को। दोस्तों ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो जल और थल दोनों में उगते हैं। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रायोफाइटा है पूरा आपका। तो ब्रायोफाइटा में क्या स्पेशल क्वालिटी है? ब्रायोफाइटा इज ए टर्म यूज टू रेफर एम्ब्रोफाइट दैट डू नॉट पजेस मस्कुलर टिश्यू, मतलब इनमें कोई भी संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता। डू नॉट पजेसिव मस्कुलर टिश्यू, कोई भी संवहनीय ऊतक इसमें नहीं होता। संवहनीय ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लैम नहीं होता। ठीक है दोस्तों यहाँ पे टेरिडोफाइटा की बात करूँ तो टेरिडोफाइटा में जो संवहनीय ऊतक है मस्कुलर टिश्यू ये पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पादप जगत का रेप्टाइल किसे कहा जाता है? पादप जगत का सरीसृप किसे कहा गया? दोस्तों जो टेरिडोफाइटा है इसे पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहा गया? तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। थैलोफाइटा क्या होता है दोस्तों? थैलोफाइटा ऐसा वर्ग है जिसमें शरीर एक थैलस के रूप में होता है। ना आप पत्ती को पता कर सकते हैं, जड़ तना, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता। तो इसमें थैलोफाइटा एक थैलस के रूप में होता है। तो आपसे पूछा गया था पादप जगत का उभयचर, ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। और कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पादप जगत का उभयचर जैसे आपसे ये कई सारे हैं, देखो यहाँ पे आपका पैलिया है, रिक्सिया है और मर्केंसिया है। आपका मर्केंसिया के अतिरिक्त आप नीचे देख सकते हैं और भी, ये आपका फुनेरिया है, यहाँ पे आपका फुनेरिया लिखा गया है, ये आपका पोल्ट्रिकम है और ये आपका एंथ्रोसेरस है। तो ये सब आपके ब्रायोफाइटा होते हैं। तो ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों में उगते हैं, याद रखना इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है? आपके ऑप्शन लिखे गए ये, तो कौन एक सितार वादक है? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? अनुष्का शंकर,
इन ऑप्शन में अनुष्का शंकर एक सितार वादक हैं। दोस्तों यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं पूरा अनुष्का शंकर की। दोस्तों कौन है अनुष्का शंकर? तो दोस्तों अनुष्का शंकर पंडित रविशंकर की बेटी हैं। अनुष्का शंकर जो हैं ये पंडित रविशंकर की बेटी हैं, वही रविशंकर जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। तो सितार वादन के लिए अनुष्का शंकर प्रसिद्ध हैं, आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मोहन बीणा। विश्व मोहन भट्ट ने मोहन बीणा को बनाया है, ये आप याद है। किशन महाराज की बात करूं तो तबला वादन, तबला वादन। और जाकिर हुसैन की बात करूं तो तबला वादन। जाकिर हुसैन और किशन महाराज का संबंध तबला वादन से, ये आप याद रखिएगा। तो सितार वादन के लिए अनुष्का शंकर प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों तंजौर जो तमिलनाडु में जगह है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था, याद रखना। दोस्तों ये दुनिया की पहली बिल्डिंग थी जो ग्रेनाइट पत्थर से बनवाई गई है, ये भी आप याद रखना। ग्रेनाइट पत्थर से बनने वाली दुनिया की पहली बिल्डिंग वो थी आपकी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्लियर है? अच्छा तमिलनाडु में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका विजयालय। अगर आपसे पूछे कि चोल वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, ये भी आप याद रखें। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का राजा है दंती दुर्ग, मतलब संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है आपका दंती दुर्ग, ये भी आप याद रखें। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये बनवाया था राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिलती कहलाती है। मतलब एक ऐसा समय जब हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनको मौसम के अनुसार, मतलब वर्ष में कुछ समय ऐसा आएगा कि उनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? दोस्तों ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। जब कुछ महीनों के दौरान काम नहीं मिल पाता तो ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ लिखा गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। जब उत्पादकता शून्य हो जाती है ना तो इसको बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे आपने देखा होगा कि कृषि का कोई काम है तो उसमें परिवार के बच्चे या जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, तो उनकी उत्पादकता तो वही है लेकिन मजदूर ज़्यादा हो गए, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी से आप परिचित हैं, जब आप पढ़े लिखे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप शिक्षित बेरोजगार हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना एक शब्द लिखा गया है ग्रामीण क्षेत्र। क्या आपको पता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लोन कहाँ से मिलता है? कौन सी संस्था भारत में है? बताओ कौन सी संस्था है? दोस्तों याद रखना नाबार्ड। भारत में एक संस्था है नाबार्ड, और नाबार्ड जो कार्य करती है ये ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को ऋण देने का कार्य करती है। याद रखना इसके बारे में कि नाबार्ड का काम क्या है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए लोन देती है। और नाबार्ड कब बना था? दोस्तों 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? के.बी. शाहजी। के.बी. शाहजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें कुछ समय के लिए काम नहीं मिलता तो इसको बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों असम की बात हो रही है, ऑप्शन आपके ये आपके लिखे गए हैं, लोहड़ी, मकरबिलक्कू, माघी बिहू और ओणम। तो सही जवाब होगा माघी बिहू। असम में जो वार्षिक उत्सव होता है वो माघी बिहू होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में। तो माघी बिहू कहाँ का? आपका असम का। दोस्तों असम का एक त्यौहार और याद रखना, और वो है आपका अम्बुबाची मेला। ये बहुत आता है एग्जाम में, अम्बुबाची मेला, और ये गुवाहाटी में लगता है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में। तो ये असम का ही एक त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों असम का एक डांस भी याद रख लेना आप, वो है आपका झूमुर। झूमुर नृत्य कहाँ का है? तो झूमुर नृत्य चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाएं करती हैं। और एक याद रखिएगा बुगुरुम्बा। बुगुरुम्बा डांस कहाँ का है? तो असम का डांस है बुगुरुम्बा डांस, ये भी आप याद रखिएगा। और एक सतरिया आपको पता ही है, सतरिया क्लासिकल डांस है, असम से उत्पत्ति होती है इसकी। और आपसे अगर पूछा जाए कि एक सींग का गेंडा भारत में कहाँ मिलता है? तो असम में एक सींग का गेंडा मिलता है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है। माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो माजुली द्वीप आपका असम में है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये असम में ही मिलेगा आपको। और असम में आपको याद रखना मानस टाइगर रिजर्व है, ओरांग टाइगर रिजर्व है, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं असम में, तो ये भी आप याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा है लोहड़ी। लोहड़ी कहाँ का है दोस्तों? पंजाब का।
लोहड़ी पंजाब में होता है, ये भी आप याद रखें। मकरविलक्कू केरल में होता है, सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू मनाया जाता है। ओणम, ओणम भी केरल का त्यौहार है, केरल का कृषि त्यौहार है ओणम। आपसे पूछा गया था असम का, तो माघी बिहू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है। दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई, ये हुई आपकी बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और बोध गया ये किस राज्य में है दोस्तों, बोध गया है बिहार में, बोध गया बिहार में, ये आप याद रखना। दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुई, पीपल के पेड़ के नीचे, ये याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे ये उत्पत्ति ज्ञान की प्राप्ति हुई है इनको। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों, 29 साल की आयु में जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने अपना घर छोड़ा, फिर 6 वर्ष की तपस्या करी इन्होंने, और 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो ये आप याद रखना कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई, 35 वर्ष की आयु में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, ये आप याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे। दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये महात्मा बुद्ध का हाथ आप देख रहे होंगे, ये जमीन से स्पर्श हो रहा है। इस मुद्रा को बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। दोस्तों इसका मतलब क्या है भूमि स्पर्श मुद्रा का, तो दोस्तों जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने धरती को साक्षी माना, साक्षी मतलब गवाह माना, और धरती को साक्षी मानकर इस बात को इन्होंने बताया कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और इसका जो गवाह है, इसकी जो साक्षी है वो धरती है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध के ज्ञान की घटना से संबंधित है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, तो आपसे पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, बोध गया में हुई है। और दोस्तों जो बोध गया है, ये तो बिहार में। अगर आपसे पूछा जाए जो गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जन्म हुआ लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में, मृत्यु कुशीनगर में हुई। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि जातक कथा क्या है, जातक कथा क्या है, तो आप याद रखना, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथा कहलाती है। बुद्ध के पूर्व जन्म जिस किताब में लिखे गए हैं उसको जातक कथा कहा गया है। और भविष्य का बुद्ध कौन होगा दोस्तों, मैत्रेय। भविष्य का बुद्ध कौन होगा, मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा गया है, ये भी आप याद रखें। आपसे पूछा गया था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था दोस्तों, और ये थे आपके पंडित रविशंकर। सितार वादन के लिए प्रसिद्ध पंडित रविशंकर को ज्ञान मतलब ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में, और ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रविशंकर को भारत रत्न कब मिला, दोस्तों पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, इनकी बेटी है आपकी अनुष्का शंकर, ये देखो लिखा हुआ है अनुष्का शंकर, और अनुष्का शंकर भी सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर की कौन सी एल्बम है जिसको ज्ञान वो मिला ग्रैमी अवार्ड, तो आप याद रखना, ईस्ट मीट वेस्ट, ईस्ट मीट वेस्ट, ये इनकी एल्बम का नाम है, और इस एल्बम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और ये पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो एल्बम जरूर याद रखना, ईस्ट मीट वेस्ट, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका MS लक्ष्मी, MS लक्ष्मी मतलब पूरा नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है, याद रखना। और भारत के इतिहास में पहला संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला, तो MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती हैं, आप याद रखना। बाकी आपका जाकिर हुसैन आपको पढ़ चुके हैं, ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को मिला था। नोंग क्रेम डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों नोंग क्रेम डांस उत्सव होता है मेघालय में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मेघालय का एक त्यौहार आप और याद रखना, वांगाला त्यौहार कहाँ होता है, तो मेघालय में। और एक और याद रखिएगा, शाद शुक मीम
उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मेघालय में सादसुक मीम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात करूँ त्रिपुरा के बारे में दोस्तों, त्रिपुरा में होता है खर्ची पूजा, और खर्ची पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का। नागालैंड की बात करूँ तो सकेरनी सैक्रेनी कहाँ का त्योहार है? नागालैंड का। और हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है दोस्तों? नागालैंड का। ये भी आप याद रखना, हॉर्नबिल सकेरनी नागालैंड। मिजोरम की बात करूँ तो चपचारकुट चपचारकुट त्योहार कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम का त्योहार है चपचारकुट। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आपसे पूछा गया था नोंगक्रेम मेघालय का उत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक आपके ऑप्शन है ये वाले दोस्तों। देखो इसमें ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग है, हरिहर बुक्का है, विजयालय है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नहीं है, गौतमीपुत्र सतकर्णी नहीं है, आप इसकी जगह सिमुक लिख सकते हैं। तो वो सही आंसर आपका सिमुक ही है। सातवाहन वंश का संस्थापक था आपका सिमुक। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो सॉरी इसके लिए। सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुक, ये आप याद रखिएगा। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, और सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो थी आपकी प्रतिष्ठानपुर। सातवाहन वंश की राजधानी है प्रतिष्ठानपुर। मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश अस्तित्व में आया था, ये आप याद रखना। मौर्य वंश के बाद ये आए थे दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका पुष्यमित्र शुंग। अगर आपसे पूछे शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश की नींव जो रखी वो रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। विजयालय ने चोल वंश की, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। और हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हरिहर बुक्का ने रखी है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो वो है आपके सिमुक। गौतमीपुत्र सतकर्णी भी राजा है, लेकिन सात वंश का संस्थापक नहीं है। ठीक है, वो संस्थापक कौन है? सिमुक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है दोस्तों? पाक जलडमरू मध्य अलग करता है श्रीलंका से। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका से अलग करता है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है, और इसकी जो राजभाषा है वो है आपकी सिंगली। सिंगली राजभाषा है, ये भी आप याद रखना। सिंगली भाषा कहाँ की है? तो श्रीलंका की है। क्लियर दोस्तों? तो पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये आपका लिखा हुआ पाक स्टेट, तो ये पूरा आपका पाक स्टेट वाला हिस्सा आता है आपका। भारत, ये श्रीलंका आपका और ये भारत है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है दोस्तों? 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.4। 2.4 टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत की। TFR बोलते हैं दोस्तों से, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। अच्छा, क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट? एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चे पैदा कर सकती है उस क्षमता को टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, कुल प्रजनन दर कहा जाता है। एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा कर सकती है उसे कहा जाता है कुल प्रजनन दर। तो भारत में कितनी थी 2011 के अनुसार? 2.4। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा राज्यवार पूरा लिखा हुआ है, तो ये आप किस राज्य की कितनी रही थी आपकी, तो ये आप देख सकते हैं। और एवरेज भारत की देखी जाए तो भारत की कितनी थी? 2.4। नीचे आप देख सकते हैं ये 2.4 थी आपकी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों शायद ये क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। तो ये लास्ट प्रश्न था आज का। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी गई हैं, तो चलो कोई नहीं उसके लिए। तो दोस्तों ये आज का मॉक टेस्ट था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है फिर, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे इस बात का आभास हो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।